कुंदन गांव में इधर उधर किसी काम और जगह की तलाश में भटकने लगता है कि तभी उसे हीरा लाल नाम के एक आदमी की मिठाई की दुकान नजर आती है। हीरा लाल एक बूढ़ा आदमी था और सभी ग्राहकों से बड़े प्यार से बात कर रहा था। कुंदन को देखकर वो उससे कहता है, अरे क्या हुआ बेटा, कौन सी मिठाई चाहिए तुम्हें? तुम यहाँ की तो लगते नहीं हो। जी वो नहीं नहीं, मैं इस गांव का नहीं हूँ और मुझे कोई मिठाई नहीं चाहिए। क्या मुझे आपकी दुकान में अभी कुछ काम मिलेगा? बदले में आप बस मुझे आज रात गुजारने के लिए जगह दे दीजिए। अच्छा ठीक है, तुम ये सब मिठाई के खाली डब्बे संभालने में मेरी मदद कर दो। मैंने मेरे निकम्मे बेटे अनुज को कितना बुलाया, वो मेरी मदद करने आया ही नहीं। लेकिन अच्छा हुआ तुम आ गए। आओ बेटा आओ। कुंदन बड़े मन से हीरालाल की मदद करने लगता है। हीरालाल को भी कुंदन से बात करके बड़ा अच्छा लग रहा था। रात होते ही हीरालाल कुंदन को अपने घर ले जाता है, जहाँ पर सिर्फ हीरालाल और उसका बेटा अनुज अकेले रहते थे। अनुज की माँ का बहुत पहले ही देहांत हो गया था। अरे पिताजी, ये किस भिखारी को उठा कर ले आए आप? तमीज से बात करो अनुज, ये कुंदन है। आज रात ये यही रुकेगा। इसने आज मेरी बहुत मदद की है। और तुम क्यों नहीं आए थे दुकान पे? आज कितना काम था? अरे ओ पिताजी, मैं थोड़ा व्यस्त था। हाँ हाँ, सब जानता हूँ तू कितना व्यस्त रहा होगा। अरे अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल गया होगा। खैर ये सब छोड़ो, मैं जल्दी से खाना बना देता हूँ। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, खाना मैं बना दूंगा। आपने मुझे यहाँ रुकने को दिया है, वही बहुत है। वाकई में तुम खाना बना दोगे? हाँ हाँ जरूर, और देखना आपको मेरे हाथ का खाना ना बहुत पसंद आएगा। फिर कुंदन हीरालाल और उसके बेटे अनुज के लिए स्वादिष्ट खाना बना देता है। वाह, क्या खुशबू आ रही है। आओ कुंदन, तुम भी बैठो। हम सब साथ में बैठकर खाते हैं। क्या मैं आपके साथ? हाँ, और क्या, आओ आओ। कुंदन जब ये देखता है कि हीरालाल उससे इतने प्यार से बात कर रहा था, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उन्हें गले लगा लेता है। क्या हुआ बेटा, ऐसे भावुक क्यों हो रहा है? बहुत अरसे के बाद किसी ने मुझसे ऐसे प्यार से बात की है, इसलिए मन थोड़ा भावुक हो गया। चलिए अब सब साथ में भोजन करते हैं। इसके बाद वो सब साथ में बैठकर भोजन करते हैं। अगले दिन सुबह सुबह कुंदन जल्दी उठ जाता है और सबके लिए नाश्ता भी बना देता है। आज उसे बड़ा अच्छा लग रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो ये उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो। सेठ जी उठ जाइए, मैंने आपके लिए नाश्ता बना दिया है, और अनुज सेठ को भी उठा दीजिए। आहा, क्या खुशबू है चाय की, वाह। अरे तूने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया कुंदन। अरे ऐसे तो सिर्फ मेरी पत्नी ही मुझे नाश्ता बनाकर खिलाया करती थी, तूने तो मुझे उसकी याद दिला दी। और हाँ, ये क्या सेठ सेठ लगा रखा है? हाँ, एक काम कर, तू मुझे चाचा कहकर बुलाया कर। हीरालाल की ये बात सुनकर कुंदन को बहुत अच्छा लगता है। वो खुशी से कहता है, ठीक है हीरा चाचा। अरे अनुज, अरे उठ जा, देख कुंदन ने कितना अच्छा नाश्ता बनाया है। खुशबू से सारा घर महक उठा है। हीरालाल के कहने पर अनुज उठ जाता है। तीनों नाश्ता करने बैठे ही थे कि उन्हें बाहर से ढोल बजने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये कैसी आवाज है चाचा? अरे बेटा,
लगता है महल के सैनिक गांव वालों के लिए कोई संदेशा लाए हैं। वो इसी तरह ढोल बजाकर सबको बुलाते हैं। चलो हम भी चलकर देखते हैं। हीरालाल और कुंदन बाहर जाकर देखते हैं तो वाकई महाराज के महल के कुछ सैनिक जो जोर जोर से ढोल बजाकर सबको बुला रहे थे। जब सब गांव वाले वहां इकट्ठा हो जाते हैं तो एक सैनिक बोलता है, सुनो गांव वालों, राजकुमारी मैना अपने विवाह के लिए उचित वर ढूंढ रही हैं। जो भी गांव वाला उनकी एक खतरनाक शर्त पूरी करेगा, महाराज उसका विवाह राजकुमारी मैना से करवा देंगे और राज्य भी उसी को सौंप दिया जाएगा। आप में से जो भी राजकुमारी मैना की शर्त को पूरा करना चाहते हैं, वो कल सुबह महल में पहुंच जाइएगा। सैनिक की ऐसी बात सुनकर गांव वालों में तो अफरा तफरी ही फैल जाती है। कई नौजवान राजकुमार बनने की लालच में राजकुमारी की शर्त पूरी करने का फैसला कर लेते हैं, जबकि उन्हें ये तक नहीं पता था कि राजकुमारी की शर्त थी क्या। बताओ, सभी लोग अब राजकुमारी की शर्त को पूरा करने का सपना देख रहे हैं। न जाने वो कौन खुशनसीब होगा जिसकी तकदीर बदल जाएगी। जब हीरालाल ये सब सुनता है तो वो भी अपने बेटे से कहता है, ए अनुज, अरे क्यों न तू कल महल में जाकर एक बार अपनी किस्मत आजमा ले। हालांकि बहुत मुश्किल है, पर क्या पता राजकुमारी तुझे पसंद ही कर ले। अरे ठीक है पिताजी, मैं कल चला जाऊंगा। अरे क्या मालूम, राजकुमारी मुझे देखने ही शर्त वर्त भूल जाए और मुझसे विवाह करने को तैयार हो जाए। उनका मुझ जैसे नौजवान पर फिदा हो जाना कोई बड़ी बात तो नहीं है ना। खाली पुलाव पकाना तो कोई तुमसे सीखे बेटा। असल जीवन में बिना कठिन परिश्रम के हमें कुछ नहीं मिलता। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा चाचा। मैंने भी जीवन में यही सीखा है। हाँ तो कुंदन, तुम भी इसके साथ कल महल चले जाना। क्या पता तुम्हारा भी भाग्य चमक जाए या फिर तुम्हें वहाँ कोई नौकरी ही मिल जाए। चाचा, मुझे अपनी किस्मत पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। कहाँ राजकुमारी और कहाँ मैं। लेकिन हाँ, शायद मुझे वहाँ कोई नौकरी जरूर मिल जाए। अगले दिन कुंदन अनुज के साथ महल जाने के लिए निकल जाता है। वो देखता है कि गांव के कई लोग महल की तरफ जा रहे थे, क्योंकि सबके मन में राजकुमारी से विवाह करने का लालच था। देख रहे हो कुंदन भाई, कितनी भीड़ महल की तरफ तेजी के साथ चली जा रही है। हर एक आदमी के मन में बस राजकुमारी को पा लेने का ख्वाब है। हाँ, देखो कि किसकी किस्मत चमकेगी आज। थोड़ा चलने के बाद सभी गांव वाले महल की सभा में पहुंच जाते हैं। वहां पर महाराज महारानी अपनी बेटी यानी राजकुमारी मैना के साथ बैठे हुए थे। जैसे ही सभी गांव वाले और साथ साथ दूसरे राज्य के कई लोग वहां उपस्थित हो जाते हैं, राजकुमारी कहती है, आप सभी मेरी बात ध्यान से सुनिए। जैसा कि मैंने कहा था, मेरी एक शर्त है और उसे जो भी पूरा करेगा मैं उससे ही विवाह करूंगी। तो क्या आप सब मेरी शर्त पूरी करने के लिए तैयार हैं? उतने में ही एक दूसरे राज्य का राजकुमार कहता है, हाँ राजकुमारी जी, हम सब तैयार हैं। आप सब ने हमारे महल के पालतू शेर के बारे में तो सुना ही होगा। वो इस पूरे राज्य तो क्या, आसपास के सभी राज्यों में सबसे खूंखार है। आप में से जो भी मुझसे विवाह करना चाहता है, उसे हमारे शेर से लड़ना होगा और उसे हराना होगा। लेकिन ध्यान रहे, उसे एक खरोच तक नहीं लगनी चाहिए। आपको उसे इस तरह से हराना है और अपने बस में करना है जिससे वो खुद ब खुद आपके सामने अपने घुटनों पर बैठ जाए। जैसे ही सभा में उपस्थित सभी लोग राजकुमारी की ऐसी शर्त सुनते हैं,
आधी सभा तो अपने आप ही खाली हो जाती है। कई गांव वाले और राजकुमार तो अपने घर वापस लौट जाते हैं। अनुज भी डर के मारे वापस लौटने लगता है, लेकिन कुंदन उसे रोक लेता है। अगर आप